हेलो हेलो हेलो। चलिए, चालू कीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंप्यूटर में बर्फ वाला पहाड़ देख के थोड़ी ठंडी लग रही है। चलिए, पहाड़ पे आइए दोस्त। हम लोग बात कर रहे थे रिकंस्ट्रक्शन की, और रिकंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन जितने भी ट्रांजेक्शन एराइज होते हैं। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हैं? जो ट्रांजेक्शन एराइज होते हैं, जैसे ओल्ड एसेट का बेचना, नया एसेट परचेज करना, कोई पुराना डेप्ट रिडीम करना, कोई नया डेप्ट इशू करना, रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस, कोई कैपिटल रिड्यूस करना, कोई नया इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर करना, और जो पुराने लॉसेज हैं उनको राइट ऑफ करना, एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन करना, यही सब बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग है। रिकंस्ट्रक्शन तो बड़ा काम है, और रिकंस्ट्रक्शन कई बार बेटा मल्टी डायमेंशनल लोगों की जरूरत पड़ती है, मल्टी स्किल। जैसे रिकंस्ट्रक्शन केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होंगे उस टीम में। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो क्या कर सकते हैं? शेयर कैपिटल के बारे में अच्छा बता सकते हैं, मतलब फिनांस का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है बिजनेस का या मार्केटिंग का या ह्यूमन रिसोर्स का, उसके लिए तो और लोग चाहिए। तो उसमें मार्केटिंग के लोग, इंजीनियर्स, जनरल मैनेजमेंट, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वो सब लोग मिल के बेसिकली काम करते हैं। और जो बातें आती है उसका हमें अकाउंटिंग करना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है। हमारा काम सबसे छोटा है। आइए, इस छोटे काम में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कुछ करा आप लोगों ने बड़ा काम? हम लोग ने किया था शायद क्वेश्चन नंबर 2.1 कर लिया था, 2.2 भी कर लिया था, 2.3 भी हो गया था, और 2.4 भी हो गया था, लेकिन 3.1 नहीं हुआ था। 3.1 मैंने पढ़ा था और कहा था कि चलिए कोशिश करके देखते हैं। आइए जरा कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? तो 3.1 एक बार फिर से पढ़ा जाए। वैसे कराए किसी ने घर पे? कितने बालकों ने किया है? अच्छी बात, अच्छी बात है, बालिकाओं ने भी करा है, बढ़िया बात है। अभी तो इतना बढ़िया मौसम है ठंडी का कि आप कुछ मत कीजिए। कंबल है, आराम से कंबल लपेटिए। एक वो छोटा सा बेड वाला टेबल आता है, मेरे पास भी यहाँ पे रखा हुआ है। आजकल बेड वाला टेबल आता है ना, 300-400 का आता होगा मेरे ख्याल से। बेड वाला टेबल लीजिए। दिल्ली में वैसी भी जगह नहीं है कि नॉर्मल वाला टेबल लग सके। हॉस्टल में भी बेड वाला टेबल ले सकते हैं, खरीदा है सबने? हाँ, तो केवल खरीद के ही रखा है साइड में कि पढ़ते भी हो? हाँ, ठीक है ना। ये नहीं कि खाना खाने में इस्तेमाल करते हो, हे भगवान, या फिर मोबाइल देखने में, है ना। आराम से दीवार पे टिक जाओ, पीछे एक तकिया लगाओ, और ये वाला से बेड टेबल खोलो, धीरे धीरे आराम से। सुबह में पढ़ लो या रात में पढ़ लो, आराम से 2-3 घंटे बेटा समय निकलता है। नया होमवर्क, नया होमवर्क मैं क्यों कहता हूं कि कुछ नया वाला काम करो, उससे ना आपके दिमाग के एक अलग तरह का कसरत होता है। आपको अनजान रास्तों पे चलने की आदत पड़ती है, और वही तो एग्जाम में चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में जो आपने पढ़ा है स्टडी मटेरियल में या पास्ट ईयर में, उससे थोड़ा बहुत अलग आ जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्वेश्चन की वैरायटी की कमी तो है नहीं। वहां पे अगर आपने खुद से कुछ बनाया नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए खूब बढ़िया से क्लास को सुनना चाहिए। 7-8 घंटे की क्लास होती है रोज मेरे ख्याल से, 2-2 घंटे भी लगा लें तो 8 घंटे तो इफेक्टिव होता है। तो इस 8 घंटे की क्लास में जो भी आप पढ़ें, वो तो खैर रिवाइज करे ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन घर जाके नया इनकम टैक्स का क्वेश्चन जो सर ने अभी नई क्लास में कराया है, नया अकाउंट का क्वेश्चन, नया कॉस्ट का क्वेश्चन, नया एफएम का क्वेश्चन, लॉ की नई केस स्टडी खुद से पढ़े, और कोशिश करेंगे 20, 30, 40% कम से कम बने।
बाकी अगले दिन क्लास में तुम्हें होता ही बनाने के लिए क्वेश्चन, तो हम लोग एक भी नहीं छोड़ते, आपने देखा होगा, चाहे समय जो लगे। और समय क्या, अपने पास 7 महीने बहुत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूं और फिर बात करते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ नए बालक हैं, वो चिंता ना करें। क्लासेज एक सर्कल में बेटा चलती है, जहां से आपने शुरू किया है आपको वहीं पे, जहां से आप ट्रेन में चढ़े हैं, आप ट्रेन में वहीं पे आके चाहे तो उतर जाए, चाहे तो अगले अटेम्प्ट के लिए फिर पढ़ते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है, जो लोगों ने भी अभी क्लास शुरू की है वो ध्यान रखें, पेपर चाहे कोई भी हो, हम लोग बिल्कुल इस तरह से पढ़ाते हैं। जैसे पीछे कुछ बच्चे मई में आए थे, जैसे कि यही मुझे याद है, 1-2 बच्चे पीछे भी बैठे हैं, हम लोगों ने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ा बेटा। मतलब आप आए थे तो कौन सा चैप्टर चल रहा था, आई थिंक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही चल रहा होगा या बाई बैक चल रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है बेटा, तो ये चलते चलते फिर हम लोग यहीं पहुंचेंगे, और किसी भी चैप्टर में कोई भी इंटर रिलेटेड चीज होगी तो हम बताएंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। और बिल्कुल कॉस्टिंग में आप आए थे तो क्या चल रहा था बेटा, फिर देखिए प्रोसेस, बीच में कोई ऐसा तो नहीं कोई चैप्टर 2-2 बार कर लिया हम लोगों ने, बिल्कुल इसी तरीके से। मुझे याद है ये 20-21 मई को आई थी, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने नए बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और चलते 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 समझिए कि 20-21 दिसंबर आ गया, फिर हम लोग वहीं पे हैं, ठीक है कि नहीं। तो जहां भी आप शुरू करेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे, 6-7 महीने समय लगता है, हम लोग फिर वहां पहुंच ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मई से दिसंबर कितना हुआ बेटा, जरा जोड़ना, 7 महीने, 5 और 7 12, ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए पढ़िए, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी इज एज फॉलो, आपके सामने है, देख रहे हैं। बाकी भी है बैलेंस शीट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व में सरप्लस में लॉस है, सिक्योर डिवेंचर वगैरह, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इंटरेस्ट पेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, और भी कई सारी चीजें हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ठीक है। द कोर्ट अप्रूव्ड ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो इफेक्टिव होगा 1/4 से, प्रेफरेंस से रिटेन डाउन होगा, 2 है कि बाई है, बड़ा फर्क है। रिटेन डाउन 2 अगर दिया हो तो अलग बात है, रिटेन डाउन बाई दिया हो तो अलग बात है ना। रिटेन डाउन 2 मतलब घटा के यहां कर दिया, बाई मतलब उतना घटा दिया। फिर इसके बाद शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड जो था वो एरियर था, 3/4 वेव कर दिया, वेव मतलब क्या होता है, छोड़ देना, है ना। और 2 जो बच गया उसके बदले में 2 रुपए वाले शेयर दे दिए रिमेनिंग क्वार्टर के लिए। इंटरेस्ट कैश में दिया, डिवेंचर का कोई आउटस्टैंडिंग रहा होगा, डिवेंचर होल्डर एग्री हुए कि भाई हमें ऐसा करो, एक प्लांट और मशीनरी दे दो इन पार्ट पेमेंट ऑफ दियर होल्डिंग, तो एक तो ये काम हो जाएगा, पूरी पेमेंट नहीं पार्ट पेमेंट, और वो कैश भी देंगे जिसके बदले में एक नया डिवेंचर इशू किया जाएगा, न्यू इशू कह सकते हैं इसको, डिवेंचर, हाँ बेटा मतलब नया शेयर लेंगे, नया डिवेंचर लेंगे, इंटरेस्ट है तो शेयर तो होगा नहीं डिवेंचर होगा। ऐसा नहीं हो सकता लोन दिया और फिर और लोन दे, रिकंस्ट्रक्शन में तो बैंक वाले देते हैं, जैसे एक लोन दे रखा है 500 करोड़ का, लेकिन बिजनेस में हालत खराब हो गई, तो उस पुराने लोन को निकालने के लिए फिर नया लोन, बताइए क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, फिर नया लोन देंगे, बिजनेस चल जाएगा तो फिर ये भी निकाल लेंगे और पुराने वाला भी निकाल लेंगे, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, पेटेंट और गुडविल राइट ऑफ करंट में इन्वेंट्री राइट ऑफ करेंगे, प्रोविजन, रिमेनिंग, ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है आजकल, ये वही पार्टनरशिप नहीं है बेटा, कि एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुई, फलानी एसेट बढ़ाई गई, फाउंडेशन के बच्चों को याद है,
फलानी एसेट घटाई गई, ये 20% बढ़ा, वो 10% घटा, वो 5% ऐसा हुआ, ऐसा होता था फाउंडेशन में। बीकॉम वाले बताएं, बीकॉम के कितने बालिका हैं? 1 2 और कौन कौन बीकॉम वाले बालक? 3 4। आप लोगों ने पढ़ा है बीकॉम में पार्टनरशिप? अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है? अच्छा, सिलेबस में था, कभी देखा था आपने? पढ़ा नहीं था? पढ़ा था? बीकॉम में है जिन्होंने ठीक से अकाउंट पढ़ी हो? किसी ने पढ़ा था? क्या क्या मतलब किताब का नाम पढ़ लिया था? हम लोगों ने बीकॉम ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अकाउंट पढ़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई ही सिर्फ अकाउंट की होती थी। बाकी जो पेपर थे उसके 5 क्वेश्चन दिए जाते थे और वही 5 एग्जाम में आते थे। इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, कमर्शियल लॉ है, आजकल जिसको बिजनेस लॉ आप बोलते हैं, वही 5 क्वेश्चन होते थे, वही 5 आते थे। लेकिन अकाउंट पढ़े जानते, इसका फायदा क्या हुआ? सीए में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सीए इंटर में जितना सिलेबस है बीकॉम में सब है। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है बीकॉम में, अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है, कैश फ्लो है, हाँ वही अमालगमेशन मर्जर, सब है बीकॉम में। कॉर्पोरेट अकाउंट करके जब आता है एक पेपर, डीयू से कोई है? डीयू से एनीवन फ्रॉम डीयू? सेकेंड ईयर पढ़ा उसमें? अच्छा, फर्स्ट ईयर चल, किसी का सेकेंड ईयर चल रहा है? अच्छा, फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंट है? कॉर्पोरेट अकाउंट है कोई? किन की किताब चलती है वहां पे? फिनेंशियल में तो अमालगमेशन नहीं होगा, फिनेंशियल में हायर परचेज होगा, ब्रांच होगा, पार्टनरशिप होगा। सेकेंड ईयर में होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब पता नहीं कौन सा सेमेस्टर में है, हाँ उसमें होगा ये सारे चैप्टर। तो चलिए, जिन्होंने पढ़ रखा अच्छी बात है, यहां काम आए, यहां पढ़ लीजिए, बीकॉम में काम आएगा, क्या ही हर्ज है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में शेयर होल्डर को डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है, कोर्ट के परमिशन से हो सकता है। चलिए, मैं इसलिए बोला मैंने कि अकाउंट में हर चैप्टर में आप सारी बातें नई नई पढ़ेंगे। मुझे तो पता नहीं क्यों महसूस होता है कि 70-80% तो कहीं ना कहीं 11-12 फाउंडेशन में है, बस उसके ऊपर टॉपिंग करनी होती है 10-20% की, लेकिन वही टॉपिंग खतरनाक हो जाती है। चलिए, डायरेक्टर का कोई लोन था क्या? देखना जरा बैलेंस शीट। हाँ, लोन फ्रॉम डायरेक्टर था। उन्होंने कहा 90% तो हमें शेयर दे दो, 5% कैश दे दो, और जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, 5% छोड़ दिया। बड़ी अच्छी बात। कैपिटल कमिटमेंट है, मतलब किसी को वादा कर रखा है, अब कैंसिल करने के लिए 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ए पेनल्टी। उस दिन मैंने बच्चों को बोला था कि मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के फादर आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का, तुम 5 लाख रुपए लो और दफा हो जाए, तुम क्या कहोगे? 5 कम है? 10? 50 लाख और दफा हो जाओगे? चलो। तो या गर्ल्स का क्या हाल है? गर्ल्स का मान लो बॉयज के पापा आपको ऑफर करें कि ये लो बेटा 1 करोड़ निकाल जाओ, दफा हो जाओ। 1 करोड़ नहीं, ज्यादा और ज्यादा। चलो इधर आओ। तो सुनिए सुनिए, यही है बेटा कैपिटल कमिटमेंट। दिस व्हाट वी मीन बाय कैपिटल कमिटमेंट, कि फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ 2.5 करोड़ का, 2.5 लाख का, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है? तो उसने कहा कि ठीक है भाई, पेनल्टी भर दो, हम चले जाएंगे। वही मैंने कई एक और एग्जांपल दिया था, जैसे ओला उबर कैंसिल करना, बुक करके कैंसिल करोगे तो थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, ये भी एक तरह का लॉस है। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ ए स्कीम, ठीक है? हाँ बेटा, सब बताएंगे ना। एक कैपिटल कमिटमेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, वो कह रहा है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप पेनल्टी लीजिए और पीछा छोड़िए,
तो हुआ कि चलो भाई 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 5% दे दो, मैं चला जाता हूं। ओके, आपको जनरल पास करनी है बेटा, जाहिर है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, और क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कीम। आर यू रेडी? अब देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा, एक हाथ का क्वेश्चन है, लेकिन एक हाथ समझिए मत, एक एंट्री एक बार में एक करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, देखिए धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलें शुरू करें। लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, यहां से शुरू करते हैं। प्रिफरेंस शेयर टू बी रिटेन डाउन टू, फ्रेश पेज लीजिए तो सब लोग जिन्होंने भी नहीं करा है, टेक ए फ्रेश पेज। 2-3 दिन जम के पढ़िए, वैसे 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा है, काफी कुछ कर ही लिया है, लेकिन 2-3 दिन और पढ़िए। 4 पॉइंट है, नहीं 3 पॉइंट है बेटा। चलिए, प्रिफरेंस शेयर टू बी रिटेन डाउन, 6% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर, कितना है रुपीज, कितने वाला, रिड्यूस करके वही मानते हैं 6% क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। जरूर लिखिएगा, ये 100 और 75 लिखना बेटा जरूरी है, ताकि वो पहचान हो सके। अच्छा, 3 लाख मैंने कैसे लिख दिया बेटा, 4000 गुने 75, और 4 लाख तो बैलेंस शीट में था ही, और जो बचा उसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल दीजिए। बोलिए बेटा कितना। चलिए सब लोग आज की शुरुआत कीजिए, तो बोहनी कीजिए, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट आइए, चलें शुरू करें। इक्विटी को भी कम करना है, ₹10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताइए 2, तो ये शेयर हैं 75,000, आई थिंक 7.5 लाख के हैं। अब ये हो जाएंगे, बाकी हो गया स्वाहा, कितने का, बढ़िया है। अब एंट्री नंबर 2 पढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड जब एरियर होता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा समझ लीजिए। प्रेफरेंस शेयर 2 तरह का आपने सुना होगा, अगर सुना होगा तो, एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। सुना है कभी? किसे बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव? हाँ,
नॉन क्यूमुलेट मतलब जमा ना हो। जैसे 2020 का डिविडेंड मिला मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 21 में नहीं मिलेगा। 21 मिला मिला तो ठीक है, नहीं तो 22 में नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो जो आगे की तरफ जमा ना हो उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, जैसे गली मोहल्ले में भंडारा लगता है वो नॉन क्यूमुलेटिव होता है। जिस वक्त भंडारा लगा आप अगर लाइन में खड़े होंगे आपको जरूर मिलेगा, नहीं होंगे तो आप बाद में जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, मुझे तो मिला ही नहीं, मैंने तो खाया ही नहीं, वो नॉन क्यूमुलेटिव होता है। लेकिन आपके घर पे जो खाना बनता है या कहीं बाहर से मिठाई आती है, अच्छा ऐसा कभी हुआ आप घर पे गए हो कोचिंग पढ़ के या क्लास करके और मिठाई का डब्बा है बट वो खाली है, फिर घर में आपने कांड किया, कुछ कुछ हल्ला हंगामा किया कि क्या समझ रखा हमें, पापा थे घर में नहीं, इसके बावजूद भी जनरली बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ मिठाई का या पिज्जा का डब्बा है लेकिन पिज्जा नहीं है उसमें, तो आप अपने आप को घर का हिस्सेदार मानते होंगे। तो आप कहते हैं भाई तो गलत बात है, हमारे वाला हिस्सा निकाल के कहीं रख देते यार, ये क्या तरीका हुआ। तो देखिए जनरली ऐसा होता है, घर में कोई मम्मी है, बड़ी कोई है, तो आपका हिस्सा जो भी है, पिज्जा का एक टुकड़ा या लड्डू के 2 हिस्से जो भी है, आपका क्यूमुलेट कर दिया जाता है। मतलब हैं तब तो खाएंगे ही, और अगर नहीं है तो बताइए, तो भी आपको मिलेगा। इसी तरह से कुछ क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड ये कहता है बेटा कि अगर किसी कारण से ध्यान दीजिएगा, किसी साल डिविडेंड नहीं पे हुआ, 10% होना था लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, ये साल था 2022 मान लेते हैं, तो पता है क्या होगा, 2023 में आपको 20% मिलेगा। कौन कौन सा? किसी के घर में पॉकेट मनी क्यूमुलेटिव है, मान लो हाँ कि हफ्ते का आपको 1000 रुपए मिलता है, किसी हफ्ते नहीं मिला तो अगले हफ्ते 2000 मिले, ऐसा है किसी घर में? या घर वालों को याद ही रहता कि तुम्हें नहीं मिला, मिला मिला नहीं मिला तो बात खत्म। अच्छा, भाड़े के पैसे कोई पॉकेट मनी मान लेते हैं, नहीं उसका तरीका है भाड़ा बढ़ा के बताइए। जैसे मान लो कि भाड़ा लगता है 50 रुपए तो बोलिए नहीं नहीं 100 रुपए लगता है ऐसा कोई ट्रिक करता हो? ओला नहीं, वही करना चाहिए। जब उंगली सीधी से घी ना निकले तो टेढ़ी करो, उसमें क्या है। हमारी मम्मी पैसे में कई बार नहीं देती थी, पापा जी तो बाहर रहते थे, अब मम्मी से पैसे कैसे निकलवाए जाएं, तो हम कहते थे भाई मार्केटिंग हम करके ला देंगे, मम्मी खुश हो जाती थी। अब मार्केटिंग करने में मान लो प्राइस भी पता है सबको कि आलू 2 रुपए किलो मिलता है, तो मुश्किल है, लेकिन भाई 5 का 4 किलो तो हो सकता है। मतलब 5 किलो मम्मी ने बोला, 4.5 किलो लाइए, 1 रुपए बच गए। मिर्च मिर्च 50 रुपए किलो है, 900 ग्राम लाइए। अब मान लो किसी ने पकड़ भी लिया कि भाई मिर्च कम लग रहा है, तो मैं क्या करूं, दुकानदार ने डंडी मार दी होगी। तो इस तरह से करके हफ्ते में हम 6 रुपए जरूर बचा लेते थे। 6 रुपए का एक ड्यूज बॉल आता था उस जमाने में। अब प्रॉब्लम क्या थी कि अपने टीम में अगर आपको तेज बॉलिंग करानी है, नई बॉल से स्विंग सीखना है, तो बॉल खुद लाना पड़ता था, टीम नहीं देती थी। टीम पुराना बॉल देती थी, उससे स्विंग होता नहीं था। नया चेरी हो उसमें थूक थोड़ा लगाओ और फिर रगड़ो, है ना। और फिर 15 साल का बच्चा थोड़ा रन अप लेके, अरे बेटा ये सब सीए ये बेकार है। वो फील्ड में घास की खुशबू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ बेटा, जिन बच्चों ने क्रिकेट खेला उनको पता होगा। हाँ, वो घास की खुशबू, वो दौड़ना, वो बूट वाले क्या बोलते हैं, नेल वाले जूते पहनना, पॉलिश करना, उसका मजा ही कुछ और था। काश वही जिंदगी हमेशा रहती, लेकिन पॉसिबल है नहीं, उम्र के साथ सब बदलता है। तो 6 रुपए बचा लेते थे हम लोग 1 किलो को 900 ग्राम करके, उस सस्ते के जमाना था उस समय। और वही ड्यूजबल मैंने सुना है 150-200 रुपए का आता है शायद। एसजी क्या भाव आता है आजकल? एसजी 350 हो गया, देखो इन्फ्लेशन कितना हो गया, ये 40 साल पहले की बात है। चलिए, तो 22
23। इसको क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको, क्यूमुलेटिव। लेकिन सुनिए सुनिए, एरियर ऑफ डिविडेंड इज कैरी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन सुनिएगा, एज याद रखें बेटा, ये कभी भी रियल लायबिलिटी नहीं माना जाता, कंटिजेंट माना जाता है। बताइए क्यों? पहले जानते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? फाउंडेशन वाले, बीकॉम वाले कंटिजेंट जानते हो क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज कंटिजेंट लायबिलिटी? रुक जाओ, मैं बीकॉम वाले बच्चों से पूछता हूं, कौन कौन बता रहे थे इसमें बीकॉम वाले हैं? आप हैं, खड़े होकर बताइए बेटा, व्हाट इज कंटिजेंट लायबिलिटी? क्या कर दिया होता है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बैठिए। और कोई? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक बात है, फाउंडेशन किताब में डिफिनेशन लिखी हुई है, बैठिए। आपको याद नहीं होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तो पढ़ा होगा, ट्रू फॉल्स के लिए। उसमें डिफिनेशन लिखी हुई है कि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हैं, हुए नहीं है, पॉसिबल हो सकते हैं, which outcome is depend upon happening or non-happening of a future but uncertain event and which is not wholly within the control of the organization। कि जिस इंटिटी की हम बात कर रहे हैं, सुन लो यार, क्या अब फाउंडेशन में भी नहीं सुना, यहां भी नहीं सुनोगे तो हो गया काम। ओए भाई सुन लो बात, ठीक है कि नहीं? अब फाउंडेशन में ध्यान नहीं दिया, फिर अभी नहीं दोगे, जन तो ये सब चीजें बार बार पढ़ने की होती हैं। हर आदमी पढ़ा सब नहीं होगा, भूल गए होंगे, फिर पढ़ो, फिर थोड़ा याद रहेगा, ऐसे ही चलेगा बेटा। तो इसमें कई सारी चीजें हैं कंटिजेंट होने के लिए, कि एक तो ये पॉसिबल मतलब होने के चांस होने चाहिए, 50% से कम हो, 50% तक हो, 50 से ज्यादा होता है तो फिर प्रोविजन बन जाता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो 50% है, उससे कम चांस हो। लेकिन होना या नहीं होना फ्यूचर में डिपेंड करेगा। जैसे आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है जिसमें पेनाल्टी लग सकती है, अब देखो कोर्ट पे डिपेंड करता है ना बेटा। और वो जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए, और वो इवेंट फुल्ली आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। सीधे जज, वो तो अब कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, तब जो बात होती है उसे क्या बोलते हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी। और आपने सही कहा, दोनों बच्चों ने सही कहा, इसको बुक्स में प्रोवाइड नहीं करते। प्रोवाइड करना मतलब पीएल में दिखाना, बैलेंस शीट में दिखाना, लेकिन डर तो है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो शेयर होल्डर को भी डर लगता है भाई। तो शेयर होल्डर के डर के फैक्टर को उजागर करने के लिए हम इसको दिखा देते हैं। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर लेट हो रहे हो और मम्मी ने फोन करके बोला है कि गुरुजी आ गए घर पे, गुरुजी मतलब पिताजी, ऐसा कभी हुआ है? मम्मी ने डराया हो आपको कि बेटा आज मूड में लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आज और वरना तुम्हारे साथ बैटिंग होगी आज। तो ये क्या था? पापा का नाम लेकर आपको डराना कंटिजेंट लायबिलिटी है। अभी आपकी पिटाई हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है, और ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है आपके। अब पापा का मूड है, वो धुन भी सकते हैं रजाई की तरह, छोड़ भी सकते हैं, जान दो बच्चा है यार, कोई बात, अपना ही तो है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह का कमर्शियल एग्जाम्पल है, जैसे कोई बीआर डिस्काउंट कराया गया हो, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, जैसे कोई केस मुकदमा हो, कोई इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस हो, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसी को बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। जैसे आपने सुना होगा जोमोटो पे और स्विगी पे
जोमेटो को 860 करोड़ का जीएसटी का डिमांड नोटिस इशू कर दिया गया। पहले सो कॉज पूछा गया, फिर डिमांड नोटिस इशू कर दिया 860 करोड़। बेचारे ने उतनी पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया है जितना कि जीएसटी मांग लिया। इनकम टैक्स जीएसटी में फर्क, इनकम टैक्स कमाई होगी तो, नहीं होगी तो नहीं। लेकिन जीएसटी की क्या खूबी है, एक्टिविटी करोगे तो आपको देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जहां करोगे देना ही पड़ेगा, चाहे आप बर्बाद हो रहे हो, इंसॉल्वेंट हो रहे हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जीएसटी पहले। ऐसा होता है ना। तो 860 करोड़ का आ गया। अब जोमेटो ने कहा है कि भाई इतने तो पैसे हैं नहीं, और ये जो मैटर है वो कंटेंशन का विषय, गलत मांगा जा रहा है, सही बनता तो मुझसे मैं दे देते, हम ट्रिब्यूनल में फाइट करेंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि ट्रिब्यूनल में अगर बात नहीं बनी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, और नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने पहले अपने हम पैसे नहीं देंगे, इरादा उन्होंने पहले नहीं दिए तो फिर कंपनी बेच के देंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम कंटेंशन करेंगे। तो बोलिए वो जो इनकम टैक्स का जो जीएसटी का डिमांड नोटिस आया है वो जोमेटो के लिए क्या है, लायबिलिटी है कि कंटीजेंट लायबिलिटी है? वही कंटीजेंट लायबिलिटी, देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। मैटर कहां है अब, ये मैटर कहां है, ट्रिब्यूनल में। उन्होंने अपील कर दिया, ट्रिब्यूनल में अपील कर दिया, और वहां आप ही जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइल बनाई होगी। अब देखो 860 करोड़ का केस लड़ रहे हैं, बेटा ध्यान दो क्या बात कर रहे हो, तो इसमें फीस भी अच्छी आएगी। अब कोई केस लड़ ही रहा है 86 करोड़ का तो फीस कम होगी, कोई लड़ रहा है 86,000 का तो उसमें क्या ही फीस होगी। कई बार लोग दे ही दो यार, फालतू में ट्रिब्यूनल में जाने से क्या फायदा। तो जितना बड़ा मैटर होगा बेटा फीस उसी हिसाब से चार्टर्ड की बनती है। चलिए, तो कंटीजेंट लायबिलिटी समझ गए। प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों कंटीजेंट, जब देना ही है तो कंटीजेंट कैसे है? मैं कह रहा हूं कंटीजेंट है, लॉ कह रहा है कंटीजेंट है। क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि ये 10 से 20% देना ना बेटा एक बात पे डिपेंड करते, जानते हो कौन सी बात? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब प्रॉफिट का होना गारंटी तो कहीं नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में लॉस हो जाता है, जैसे आपने वेदांता का नाम सुना है? वेदांता ग्रुप मेटल में डील करती है, एल्युमिनियम वगैरह में ज्यादा। अभी पीछे 2-3 साल भयंकर लॉस हुआ, इस साल फिर थोड़ा ठीक हुआ, शेयर एकदम से गिर गए थे, अब जाके ठीक हुआ। टाटा स्टील कभी प्रॉफिट कभी लॉस, टाटा मोटर्स कभी प्रॉफिट कभी लॉस, चलता रहता है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में प्रॉफिट लॉस होता है तो आम आदमी के घर क्या ही बात करनी है। तो इसीलिए प्रॉफिट होना फ्यूचर में हमेशा कंटिजेंट माना जाता है, और चूंकि ये डिविडेंड उस पर डिपेंड है इसलिए इसको भी क्या मानते हैं, कंटिजेंट। पर याद रहेगा, इसलिए गौर से देखो बैलेंस शीट में एरियर नहीं है, कहीं चेक करना। बैलेंस शीट में आपने अगर ध्यान दिया हो तो कहीं भी एरियर नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर होता तो फिर एरियर जरूर होता। चलें शुरू करें। चलिए तो देखते हैं। अब ये जो कंटिजेंट लायबिलिटी है बेटा जी, अगर इसमें वेव कर दिया गया, मतलब नहीं देना पड़ा, तो मैं मजेदार बात बताऊं, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। बताइए क्यों? भाई बुक्स में है नहीं। जैसे आप में से कई सारे बच्चे हैं जो कई बार बोल चुके हैं सर पार्टी करा दो, या चलो चाय पिलवा दो, एक मट्ठी खिला दो, समोसे खिला दो। मैंने कभी खिलाया नहीं, बताइए मेरे लिए क्या है ये? मेरे लिए कंटिजेंट लायबिलिटी है, खिलाना पड़ सकता है।
ठीक है, आपने फिर बाद में तंग आके बोला सर आप तो रहने ही दो, है कि नहीं, रहने दो, आपसे होगा नहीं, आपके बस का है नहीं, आप कंजूस आदमी हो, आपने हमें माफ कर दिया, बताओ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। मैं तो कभी मान ही नहीं रहा था मेरी लायबिलिटी है। मैंने कब कहा मैं खिलाऊंगा, मैंने कभी बोला ही नहीं। तो मैंने अपने बुक्स में इस लायबिलिटी को कभी लायबिलिटी माना ही नहीं भाई साहब। आपने क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं। मैंने लायबिलिटी कौन सा मान लिया था, लायबिलिटी मानते तब ना आप छोड़ देते, तो हम कहते चलो भाई आपने चलो प्रॉफिट करा दिया। कोई लायबिलिटी नहीं मेरी, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि सर देखो बात आधी आधी कर लेते हैं, चाय मट्ठी छोड़ो, बस केवल चाय चाय पिला दो, आधी आधी कर लेते हैं, और मुझे थोड़े बहुत पैसे देने पड़े। मैं ये सचदेवा जूस कॉर्नर पे कभी जूस नहीं पीता, क्योंकि मैं शुरू शुरू में पीता था। अब जब भी वहां मैं खड़ा होकर जूस पीऊं, पीछे से दो और आके वो भी थाम लेंगे। अब साला जूस वाले ही बदमाश होते, वो भी थमा देते हैं, और मैं मुड़ के देखूं तो अच्छा ये भी। और पता नहीं वो कैसे मैसेज करके या फोन करके तब तक वो खत्म करे, तब तक दो और आगे, सर हम हैं। तो वहां मेरा जूस हमेशा 200-300 रुपए का पड़ता था एक गिलास। तो अगर मुझे कोई जूस पीना भी होता है तो बगल में आपने देखा होगा ऑफिस से टॉपस का छोटा सा रिसेप्शन में, वहां बैठ जाता हूं और अपने रिसेप्शनिस्ट को बोलता हूं भाई जूस पिलवा दो यार, ठीक है कि नहीं। उससे फायदा ये होता है कि 50 रुपए में ही मेरा काम हो जाता है, नहीं तो 200-300 रुपए लग जाते हैं। तो देख लीजिए, अगर मुझे पे करना पड़े तो पता ही क्या है बेटा, ये लॉस है। तो इस बात की कोई एंट्री नहीं होगी, और इस बात की तो कभी फ्यूचर में याद रखिएगा, कभी कोई कंटिजेंट लायबिलिटी दिया हो, ठीक है, और कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं पे करना पड़े, तो आपको हेडेक नहीं लेनी है। और पे करना पड़े तब आपको हेडेक लेनी है, ठीक है। सर वो 10-20 रुपए रुपीज के बजाय, शेयर के बजाय ओल्ड और न्यू लिख सकते हैं ना, ना ओल्ड और न्यू शेयर नहीं, 100 रुपए 75 रुपए शेयर लिखना है। तो बताइए इस क्वेश्चन में, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। इस क्वेश्चन में बेटा जी देखिए, तो 4 इयर्स का एरियर है, चार लाख बनता है बेटा जी, 6% बनता है, 4 इयर्स बनता है, बोलिए तो कितना हुआ। 3/4 वेव कर दिया गया, वेव मतलब छोड़ दिया गया। तो आपने कहा हम डिविडेंड नहीं लेते, मैंने कहा मैं कौन सा दे रहा था। आपको पता है इस बात की कोई एंट्री, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं लॉस मान ही नहीं रहा था अभी, तो प्रॉफिट किस बात का। जिसको मैं लॉस मानूं, लायबिलिटी मानूं और रो ना देना पड़े तब ना प्रॉफिट। पे कितना करना पड़ा बेटा, 1/4, हाउ मच। इस बात की एंट्री होगी, अभी बताता हूं क्या एंट्री होगी। खूब दिल से मैंने इस बात को समझाया, पूरी कहानी कह के बच्चों ने समझा, चलिए अच्छी बात। लिख लिया सबने। युग बोल रहे हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट बड़ा दिखा दे, लीजिए बेटा ये है। अब यहीं पे थोड़ा बहुत टीचर की जरूरत पड़ती है, वैसे खुद भी समझ आ जाता है, लेकिन टीचर थोड़ी कहानी बना के बोल देता है, थोड़ा समय लगा देता है, तो आप ज्यादा समझ जाते हैं। सबको है कि नहीं समझ में, ईमानदारी से बताइए कि क्यों नहीं लिखना और क्यों लिखना है। चलिए एंट्री देखिए। अब देखिए लॉस है, तो लॉसेज में तो रिकंस्ट्रक्शन वो क्या करते हैं बेटा,
हो न, आजकल बड़े हो गए हैं लोग। प्रेफरेंस शेयर या ऐसे लिखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड सीधा। इक्विटी शेयर इशू होगा वो तो बात की बात है ना, पहले लायबिलिटी तो क्रिएट किया जाए ना बेटा। डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए, लायबिलिटी क्रिएट करो तब एंट्री करेंगे। और फिर बेटा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लिखो। अगर कैश है तो कैश लिखो, अगर बैंक है तो बैंक लिखो, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखो, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिखो। कोई बताएगा कितने प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे? 12,000 गुने। आई बात समझ में? ठीक है बेटा जी, उम्मीद है ये वाला आपने बढ़िया से पढ़ा। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज पेड इन बैंक। डिबेंचर को इंटरेस्ट देना था क्या? कितना देना था? तो देखो वो तो लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट करो और सस्ते में निपटाओ। बताओ भाई क्या लिखोगे? 22,000। 22,500। लो बेटा 22,500। चलो नंबर 4 बात करते हैं। नंबर 4 क्या है बेटा? डिबेंचर होल्डर ने कहा कि हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेंगे 1,00,000 का, जिसकी वैल्यू थी 1,20 इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। फुल स्टॉप, यहीं रुक जाओ। ठीक है, देखिए ऐसे केस में क्या होगा, हम बात करेंगे डिबेंचर कम हो रहा है, हम टू डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं। ये सीधे क्या दे रहे हैं बेटा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रहे हैं 1,20,000। ठीक है ना बेटा जी? गलत तोल दिया आपने, बुक वैल्यू 1,00,000 है, दे रहे हैं 1,20 का। इसका मतलब हमें हो जा रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट। बोलिए हाउ मच बेटा? ठीक है, चलेगा? बाद में मतलब हाँ, 2 एंट्री कर लीजिए, पहले फ्री होल्ड को रिवैल्यू कर लीजिए, फ्री होल्ड टू रिकंस्ट्रक्शन, फिर करिए डिवेंचर टू क्या बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी।
अच्छा सुनिए, इसी में डिवेंचर होल्डर इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो हमें कैश देंगे, लेकिन हमें उन्हें, पहले वाला डिवेंचर तो 6% का था, अब बताइए अब 8% वो भी सिक्योर डिवेंचर इशू करना होगा। फ्लोटिंग चार्ज है ना, कितने का? देखो मैंने कहा था उस दिन, रिकंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी जो बात होती है ना कि काम के लिए पैसा कहां से आए। बिना पैसे के रिकंस्ट्रक्शन बेकार है, नहीं पॉसिबल है। हाँ बेटा, जी बेटा जी, इसमें दो एंट्री नहीं थे बेटा। पहले तो आपने डिवेंचर की पार्ट पेमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देकर की, वो समझ आई। और बाद वाली लाइन पढ़िए कि एडिशनल कैश दिया, फ्लोटिंग चार्ज 8% डिवेंचर इशू करने के लिए। दूसरी वाली लाइन ध्यान दीजिए, पढ़िए, कैश दिया सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज इंटरेस्ट रेट 8%। 8% शेयर कैपिटल का होता है या डिवेंचर का होता है? डिवेंचर का। तो नया डिवेंचर हमने इशू किया 1/30 का। ठीक है बेटा जी। किसने? हाँ तो फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड है तो लोन क्या, डिवेंचर ही मान लेते हैं, डिवेंचर होल्डर है तो उसे लोन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिवेंचर वर्ड यहाँ कहीं लिखा नहीं है। 8% लोन भी मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, डिवेंचर भी लोन ही है, बस यही है कि ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। चलें आगे। पढ़िए, पेटेंट गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी रिटर्न ऑफ, ये भी प्रोविजन। तो पहले जरा ये सब कर लें बेटा, तीन ये प्लांट मशीनरी के तहत अप होगा, ये अप वैल्यूएशन है। पहले तीन कर लेते हैं, फिर और बातें करेंगे। क्या लिखते हैं आप लोग? रिकंस्ट्रक्शन टू 1,00,000, ये दोनों ही खत्म कर दिया है ना। इन्वेंट्री बाई है कि टू है? तो इतने से कम कर दिया इन्वेंट्री। पहले वो दोनों ठीक लिखा है कि नहीं मैंने? 37,500, एक जीरो ज्यादा हो गया। इन्वेंट्री बताइए कितना, और बताइए बैड डेट को डेटा ना लिखें, ट्रेड रिसीवेबल। बैड डेट हुआ है ना तो ट्रेड रिसीवेबल खत्म। किस नाम से है क्वेश्चन देखिए, ट्रेड रिसीवेबल। नहीं नहीं, प्रोविजन नहीं बनाना है, बैड डेट करना, प्रोविजन बनाना और बात है। प्रोवाइड, हाँ ठीक ठीक, प्रोविजन बनाना है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। चलिए हाउ मच, क्योंकि क्वेश्चन में राइट ऑफ नहीं बोला, गौर से पढ़िए लैंग्वेज। टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड, हाँ। चलिए रिमेनिंग फ्री होल्ड, ये जोड़ के बताइए भाई।
अब देखिए बेटा जी, हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज कितना था? 425 था, जिसमें से 1 लाख तो हमने बुक वैल्यू डिबेंचर होल्डर को दे दिया था। तो कितना बचा था बेटा बुक वैल्यू हमारी? 325। और इसका रीवैल्यूएशन कितना हो रहा है? 387। तो कोई बताएगा इंक्रीज कितना हुआ? 62,500, 62,500। ठीक है, चलेगा? तो बेटा जी 62,500 अगर है तो बोलिए क्या किया जाए? इंक्रीज हुआ है ना, क्या वर्डिंग होगी? खूब बढ़िया से ऐसे ही वर्किंग लिखनी है, अलग से लिख लें लेकिन लिखनी है। बोलिए तो बेटा कितना हुआ? कितना? 62,500। चलिए, खूब रिलैक्स होकर सब लोग कर रहे हैं। भाई पास होना जरूरी है आपका, मुझे फाइनल की फीस भी तो लेनी है। ये नहीं कि फेल होकर धोखा दे दिया। पास हो भाई, पास हो। तुम फ्री में चमड़ी ना उधेड़ लोगे? फ्री में आके तुम टॉपर्स पे कब्जा नहीं कर लोगे? देखो पॉलिसी बच्चे यहाँ, यस सर। फ्री में कहीं कुछ होता है? टॉपर्स की बात नहीं है। कहीं भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे शुल्क ले रहा है और सर्विसेज नहीं दे रहा, तो आपका पूरा हक है अपने पैसे वापस लेने का। इवन अगर आपको नुकसान हुआ है तो कंपनसेशन का भी, इसमें क्या ही गलत है? इसलिए तो मैं आपको जोश दिलाता रहता हूँ ताकि आप पास करें, फिर बढ़िया से फीस। फाउंडेशन में पास हुए तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं? फीस दी कि नहीं दी? फीस बेटा, तो बस जल्दी यहाँ भी पास करो, फाइनल की फीस भी जमा कराओ जल्दी से। अभी तो तुम देखो ठीक से पढ़ोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे भी सीए करेंगे, फिर उनकी फीस भी अभी आनी है। बहुत लंबा फायदा है टॉपर्स का यार तुम्हारे पास होने में। अब तुम्हारे फेल होने में क्या फायदा है मेरा? इसीलिए पास करो। इधर आओ, अपने लिए ना, से मेरे लिए पास करो, ताकि तुम्हारा पूरा खानदान फीस भरता रहे 2-3 पीढ़ी तक। चलो 7 नंबर, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, क्या लिखेंगे बेटा? वो मैंने कहा था ना, जुलाई से फेस टू फेस बच्चे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे टच में आ रहे हैं अब, जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है। पहले तो वो ये बेसिकली ये हॉल मैंने फाइनल के लिए बनाया था। ये फाइनल के लिए, इंटर के लिए 100-150 बच्चे आराम से इसमें बैठ जाते थे। ये ओपन था पहले, ये खुला हुआ था, तो ऊपर और नीचे मिला के 150 बच्चे आराम से बैठ जाते थे, मस्त क्लास चलती थी। फिर आ गया आर्टिकलशिप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, क्या बोलते हैं, 3 इयर्स, फाइनल का एग्जाम। फिर फेस टू फेस बच्चे आने बंद हो गए। ऑनलाइन हम लोग को समझ आता नहीं है। ऑनलाइन हम लोग की क्लास देखे तो कहेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस में कोई सामने आके देखे। हर आदमी का ना एक वो होता है, एक तरीका होता है। जैसे गोविंदा, उसे कॉमेडी करा लो बहुत अच्छा करेगा, एक्शन बेचारा नहीं कर पाता। कॉमेडी में उसका कोई कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। कुछ ऐसे हीरो हैं जो केवल मारने मुरने वाला सीन ही करते हैं। सनी देओल, जहां देखो एकदम पाकिस्तान को देखते ही भाई भड़क जाता है। ठीक है कि नहीं? अब मुझे लगता है कि दंगल पिक्चर जो बनी है, दंगल नहीं, कौन सी थी वो, गदर, गदर कोई और हीरो बनाता तो वो मजा नहीं आता। सनी पाजी जब हैंड पाइप उखाड़ते हैं तो लगता है सही में उखाड़ा होगा इसने। ठीक है कि नहीं? दूसरा कोई करे तो लोग हंसने लगे, अब क्या कर रहा है बे? हाँ, कौन? घातक, अच्छा अच्छा, है ना? हाँ, मैं उसमें भी था।
चलिए, हालांकि घातक का पहला पार्ट ज्यादा अच्छा था। उस फिल्म का नाम था शायद घायल। घायल। चलो आ जाओ। बैंक टू इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, कितने का? 1.40 में बेचा था, कितने का? 55। और बोलो 2। 85,000। अब आइए, डायरेक्टर लोन कोई है क्या बेटा? कितना है डायरेक्टर लोन? वो कह रहे हैं कि मैं 90% 2 रुपए वाले शेयर दे दो। दे दो भाई, क्या है? कितने शेयर ले जाएंगे वो? 90,000। अच्छा बेटा, आगे बताओ, बैंक कितना चाहिए उनको? कुछ बचेगा क्या? क्या बचेगा बेटा? कितना? क्या बात है! कैपिटल कमिटमेंट, ये तो फ्री का नुकसान हो गया। ये पूरा का पूरा ही लॉस हो। ये मत कहना कि 2.5 के बदले 5% दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 2.5 तो कंटीजेंट लायबिलिटी है। कैपिटल कमिटमेंट भी अगर आपको याद हो, सितंबर बैच वाले बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, कहां दिखाते थे कैपिटल कमिटमेंट को? बैलेंस शीट से बाहर, नोट्स में, याद है? और नोट्स में मतलब लायबिलिटी तो नहीं है, तो उसमें अगर 1 रुपया भी देना पड़ा वो लॉस ही है। रिकंस्ट्रक्शन टू पेनाल्टी कह लो। डायरेक्ट बैंक मत लिखना बेटा, पता नहीं चलेगा ना किस बात का दिया पैसे। करना बेटा 5%। 12। और दूसरी एंट्री कर लो, पेनाल्टी पेएबल। बोल बेटा 2। कितना? यही होगा। टैक्सेशन और ध्यान नहीं देना, लेकिन एक चीज छूट रही है बेटा, पीएनएल। तो जरा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ और देखो तो बेटा बैलेंस है कि पूरा पीएल अपने आप भस्म हो सके। क्या रिकंस्ट्रक्शन में इतना बैलेंस है बेटा कि हम अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर सके? तो ये काम बिना कहे करना है, ठीक है? और देखो इसके बाद भी कुछ बचता है क्या? जरा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के भेजो तो कोई। देखो बैलेंस बचे तो कैपिटल जार में जाएगा भाई साहब, चेक करो।
भेज दिया बेटा। चलिए मैं बता देता हूं। पहली एंट्री में प्रॉफिट हुआ प्रेफरेंस का, दूसरी एंट्री में इक्विटी में प्रॉफिट हुआ, तीसरी एंट्री में लॉस हुआ डिविडेंड का। आई थिंक चेक करना ये सही है। प्रेफरेंस का प्रॉफिट, इक्विटी का प्रॉफिट, लेकिन डिविडेंड का लॉस। डिवेंचर में प्रॉफिट, वो फ्री होल्ड वाला, फिर उसके बाद पेटेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, बैड डेट, ये सब लॉस। इधर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, इधर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट, इधर लोन फ्रॉम डायरेक्टर में प्रॉफिट, और ये पेनाल्टी लिखना है यहाँ, पेनाल्टी। और जो बचा वो पीएल। बैलेंस सीडी बताइए बेटा, आ रहा है कुछ? अगर आ रहा होता तो कहाँ डालते? बहुत ही बढ़िया। रवि भाई बेहतर होगा कि आप जन एंट्री 2 करें। नरेशन तो खैर ठीक है, बट जन एंट्री 2 करें तो अच्छा होगा। ठीक है रवि? सबने लिख लिया ये?
अब बेटा मैं कहूं बैलेंस शीट बनाओ तो पॉसिबल है आपके लिए? चलो बैलेंस शीट हम भी बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने का तरीका सर ने डिस्कस किया था कि पुराना बैलेंस शीट लेना है और उसमें जो भी जरूरी चेंजेज आपने किए हैं वो करते चले जाइए, नया बैलेंस शीट आपके पास होगा। हो गया बेटा जी? चलिए पहला शेयर होल्डर्स फंड। बताइए तो बेटा शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? इसके अंदर पहले तो इक्विटी आएगा। बेटा जोड़िए तो इक्विटी शुरू में कितना था? 75 था। रुक जाइए, प्रेफरेंस वाले डिविडेंड को कितना दिया था ना? प्रेफरेंस डिविडेंड को नंबर 12,000 दिया था प्रेफरेंस डिविडेंड वाला। रुक जाओ, फिर डिवेंचर होल्डर को तो नहीं दिया, लास्ट में डायरेक्टर को कितना दिया? कुछ छूट तो नहीं रहा? बेटा जोड़ना जरा, ये चैलेंजिंग है। ओपनिंग कितना था इक्विटी? ओपनिंग इक्विटी बेटा बताओ, इसीलिए मैंने लिख दिया आपके लिए। अब जवाब नहीं दो तो कैसे समझ में आएगा? ओपनिंग कितना था? सवाल जिसने पूछा था वो तो बताए, कितना था ओपनिंग? अच्छा जी, प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को कितना दिया था? गारंटी है तुम्हारे हाथ में यार, बोर्ड पे क्या देख रहे हो? कॉपी देखो, कॉपी, किताब नहीं, कॉपी देखो। प्रेफरेंस डिविडेंड वाले का जो एरियर था कितना दिया था? बोल ही नहीं रहा। कितना दिया था? 12,000। और खोजते जाओ खोजते जाओ खोजते जाओ खोजते जाओ, है कहीं इक्विटी शेयर? कहाँ है? डायरेक्टर लोन कितना दिया था? 45,000। टोटल कितने हो गए और क्या रेट है? सब मिला के बताइए। अब आया समझ में? चलो इसके बाद बताओ बेटा, कितने थे? 4,000 थे। मैं यहां लिखना भूल गया, 4,000 शेयर।
और कुछ है बेटा इसमें, जोड़ दीजिए, लिख लीजिए। और भाई नहीं हुआ, कोई बोल नहीं रहा। चलो आगे चलो, नंबर 2 पहले लिख लेते हैं, 564। रिजर्व में सब चेक कीजिए, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। चलें बेटा शुरू करें। नॉन करेंट लायबिलिटी में कितना है बेटा, पुराने वाले 6 सिक्योर्ड लोन कितने हैं, 6% डिवेंचर। देखो 375 था, 1,20,000 चला गया, बोलो। और एक 8% वाला डिवेंचर या लोन जो भी कहो और इशू हो गया, कितना, चलेगा, हटा दो इसको। करेंट लायबिलिटी मैं देख रहा हूं, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं है, बैंक कोडी में बैंक का असर पड़ेगा, लेकिन हम बैंक कोडी को सेपरेट रख रहे हैं, रहने दीजिए, कैश अलग से लिख लेंगे। अदर करंट लायबिलिटी पूरी तरह से पे हो गया, आप देख रहे हैं बेटा, कोई नया प्रोविजन हमने बनाया नहीं है, बनाया भी तो डेटर में लेस हो जाएगा। नेट बताइए बेटा जी, 4 ऊपर से बताइए, ऊपर से 1 2 3 1,444। अब सही है, नॉन करंट लायबिलिटी बताएं, नॉन करंट लायबिलिटी है बेटा जी आपका, अभी दिखाते हैं। बेटा ये पूरी तरह से पे हो गया, चेक करो, डायरेक्टर लोन पूरी तरह से पे हो गया बेटा, और उसके बाद इंटरेस्ट भी पे हो गया, तो कुछ बचा, आगे आइए, करेंट एसेट, ये था
इसमें से कितना चला गया था और नया कितना आ गया था? ठीक है, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, पीपीई। पीपीई में तो दो चीजें हैं, एक फ्री होल्ड है और एक प्लांट है। आइए दोनों को देख लेते हैं। फ्री होल्ड में थोड़ा सा चेंज हुआ है। पीपी में क्या चेंज हुआ बेटा, जरा बताना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 4,25,000। और 4,25 में एक तो एक्सचेंज हो गया या पेमेंट पेड टू गिवन टू डिवेंचर हो गया, और एक रिवैल्यूएशन हो गया। कितना रिवैल्यूएशन हुआ था बेटा? चलो सब मिला के बताओ। 387,500। प्लांट में कोई चेंज? कितना? सब जोड़ दो। 4,37,500। ठीक है बेटा। कहिए तो आगे चलें। मैं देख रहा हूं नंबर 2 में आ गया 3,437। फिर देखिए बेटा, इंटेंजिबल तो गायब ही हो गया और नॉन करंट वाला बिक गया। कुछ बचा इसमें? आइए करंट एसेट, इन्वेंट्री बताइए बेटा। 3 लाख। ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन घटाइए, प्रोविजन घटा के बताइएगा। 4,16। और बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि पैसा तो आया है। दिक्कत हो तो अकाउंट बना लीजिए। मैं देख रहा हूं पहली दूसरी एंट्री में तो नहीं है, लेकिन तीसरी में पैसा गया है। हम चाहे तो बैंक ओडी से भी लेस कर सकते हैं, बट चलिए हम अलग ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में पैसा गया है, बताइए कितना? न्यू डिवेंचर में पैसा आया है। पेटेंट, इन्वेंट्री, बैड डेट, इसमें तो कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचा है, पैसा आया है। डायरेक्टर वगैरह में तो कुछ नहीं यहाँ है। बोलो बेटा कितना? और कैपिटल कमिटमेंट में है। अब कई लोग इसमें कहेंगे
कि सर बैंक ओटीपी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट तो मिलेगा ही। बोलिए बैलेंस शीट, बैंक ओटीपी डाल दोगे थोड़ा कम हो जाएगा और क्या। ऐसे छोटे छोटे वर्किंग ना जरूर बनाने चाहिए, जरूर बनाइएगा बेटा, ठीक है। अरे भाई कल मोतिहारी वाले बच्चे आए थे, आज आए कि नहीं? कल आए थे हमारे गांव की तरफ के जो आए थे, हमारे रिलेशन से आए हैं। ये बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम है। अरे तो मैं सीए बन गया तो बाकी को तो बनना चाहिए। एक दिन पता है क्या होगा, एक दिन आएगा पहले फीस पूछ के जाएगा, अगले दिन किसी से बात करवाएगा, फीस उसकी कम हो जाएगी, तीसरे दिन थोड़ी फीस भी दे देगा, और चौथे दिन क्लास भी करेगा, पांचवें दिन से फिर उसकी किताबें ही पढ़ेंगी। कितने बच्चों देखो ना, पास होने का दो ही शर्त है, सिंपल सी बात है। और पहली उसमें से बात है कि रेगुलर बेसिस पे क्लास करो। मैं नहीं समझता ये बहुत बड़ा काम है। अबे नहा धोआ के आ जाया करो यार, मत नहाओ कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लेट आओ, लेकिन आओ और सारी क्लासेस करके जाओ, ये सबसे पहली शर्त है। और ये इतना 90% काम हो गया बेटा अगर इसने ये किया तो। और दूसरी शर्त है, बाद में जब रिवीजन का टाइम आए तो उस समय थोड़ा सा समय निकाल के 8 घंटे 10 घंटे थोड़ा किताबों के साथ बैठो। कौन कहता है मतलब 2 बार एग्जाम देना है? प्रॉब्लम है कितनी भी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। अब नहीं मानोगे, कोई मतलब जो प्रोसीजर है नहीं पूरा करो, कैसे हो जाएगा? आलू फ्रिज में रखा है, पक थोड़ने जाएगा, उसको पकाना तो पड़ेगा ही ना। तो माइंड है बेटा, इसको कुक करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है खासतौर पे ऐसे बच्चे जो अपने टच के होते हैं और नहीं बनते हैं सीए। मेरा भतीजा है, एक बार में पास कर गया, दूसरे ने 3 अटेम्प्ट दिया, लेकिन अब दोनों फाइनल में है, क्या ही फर्क पड़ गया। एक मेरे मामा का पोता है और एक मेरी मौसी का पोता है, दोनों मेरे भतीजे हुए। एक ने एक बार में पास कर लिया, वो अच्छा स्टूडेंट है ज्यादा, दूसरा एक बार फर्स्ट ग्रुप हुआ, दूसरी बार सेकंड ग्रुप नहीं हुआ, तीसरी बार आपकी पास कर गया। दोनों मस्त आर्टिकलशिप कर रहे हैं। आप घर वाले शादी की बातें कर रहे हैं। बेटा तुम्हारे लिए भी बात करेंगे लोग, पास तो करो, कम से कम इंटर तो पास करो, कुछ स्कोप बने। चलो खबरदार जो कोई रेगुलर हो, अगर ये रेगुलर होने का मन है ना तो आओ ही मत, फीस दे दिया ना, घर जाओ। जो रेगुलर है गारंटी देता हूं बेटा, एक बच्चा फेल नहीं करता। हमने फेल होते हुए नहीं देखा, लाइन से 8-8 10-10 बच्चों को पास होते हुए देखा है, पूरी की पूरी 2 लाइन 3 लाइन। मैंने बताया था 2022 नवंबर बैच का जो एग्जाम हुआ था, उस हॉल में क्लास होती थी, बच्चे ज्यादा थे, तो 4-5 3 लाइन में 5-6, एक लाइन में 5-6 लड़कियां, फिर 5-6 12-15 लड़कियों में 12-15 बर्थ ग्रुप हुआ, एक दो का एक दो ग्रुप हुआ, मतलब एक ग्रुप हुआ। जो एक ग्रुप हुआ वो शर्म के मारे नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन फिर बताया एक ग्रुप हुआ। मैंने कहा क्या हो गया बे, हो तो गया। अगले टाइम में 2-3 पेपर बाकी था, वो भी हो गया। सब ट्रेनिंग कम, उन्हीं के दम पे तो मैं बोल रहा हूँ फाइनल में फिर फीस आने वाली है, वही तो आके देंगे। इतनी मेहनत से उनको पढ़ाया था, उन्होंने ही मेहनत से पढ़ा था, मेरा फायदा ये हुआ कि मुझे फीस मिलेगी बोरा भर के, उनका फायदा ये हुआ कि वो अब चार्टर्ड बनने वाले हैं। 22 में थे, 2025 में उनका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर आ जाएंगे वो। रेगुलर रेगुलर करो बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं होना है। आपने देखा है मैं इरेगुलर क्लास नहीं कराता, मैं बिल्कुल रेगुलर क्लास कराने वाला टीचर हूं। अगर मैं दिल्ली में अवेलेबल हूं, कभी कभी 2-4 महीने में दिल्ली से बाहर जाता हूं तो बात अलग है, अदरवाइज मैं रेगुलर क्लास करता हूं। मुझे इरेगुलरिटी पसंद ही नहीं है। संडे तो आप लोग मना करते हैं, संडे मैं भी क्लास कराने को तैयार हूं, लेकिन अब जरूरत नहीं इसलिए नहीं करते। पिछले 7 साल हमने संडे लगातार क्लास कराया था, अब सिलेबस कम हो गया तो संडे की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो भी कर सकते हैं। आप इतना भी अपने करियर के लिए नहीं कर सकते, और कैसे चलेगा? कर्म नहीं करोगे और चाहोगे फल, तो राहुल गांधी हैं आप, मोदी बनिए मोदी। जो साला हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, एक इलेक्शन खत्म होती है दूसरे इलेक्शन की तैयारी शुरू, तो आपका भी फाउंडेशन खत्म हो गया है ना। अगला इलेक्शन मई में है,
सितंबर में है तो उसकी तैयारी मोदी जी से कीजिए ना। ये नहीं कि मतलब राहुल गांधी नानी के घर जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, चिंतन बैठक करने के लिए थाईलैंड जाते हैं, और क्या चिंतन बैठक होता मुझे नहीं पता। पागल आदमी है साला। अरे ऐसी चिंतन बैठक दिल्ली में भी हो सकती है, यही करो और अपने पार्टी पे ध्यान दो। नालायक है। पीएम पोस्ट के लिए कैंडिडेट हो तो तनिक तो थोड़ा वो सीरियस रहो यार। आ जाओ। इतना ज्यादा हो जाएगा, ये वर्किंग नोट अच्छा रहेगा। नोट्स टू अकाउंट में केवल समरी होता है ना बेटा। चलो भाई, कितना आया? टैली हो रहा है कि नहीं? कितना हो रहा है? 14,000। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने थोड़ा स्लो कराया। इस क्वेश्चन में लग गए 1.5 घंटे। हाँ, मैं 9:15 में क्लास शुरू किया था, 1.5 घंटे लग गए। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि क्वेश्चन बड़ा देख के नहीं डरना है। इसमें क्या ही नया था बताओ जरा। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? ऋषभ। भाई की शादी हो गई, मिठाई उठी खत्म? चलो, खिलाया नहीं तुमने, लेकिन ये बताओ खिलाया था? चलो मैं भूल गया। ये बताओ, ये बताओ, आ रहा है समझ बेटा? खूब रिलैक्स हो, एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन पढ़ना है। आ जाओ। और 31 की तैयारी हो रही है, कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो? कोई कोई सोलो करेगा? एनीवन? सोलो या ड्यूट में? अरे हम तो ऑलराउंडर है, हम तो स्पोर्ट जूता पहन के हम तो डांस डीजे लगवाते हैं हम अपने लिए, याद रखना। पहले डांस मैं ही करूंगा। खबरदार जो किसी ने बोला हट जाता हूं पाछने, ठीक? खबरदार जो किसी ने बोला, ठीक है कि नहीं? ताऊ होगा तुम्हारा ताऊ, मैं नहीं हूं। डीजे में लगवाता हूं अपने लिए ताकि थोड़ी सी बहाने थोड़ी एनर्जी आए। मौका मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। इधर आओ। 3.2 आ जाओ। बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो गौर से, 2 पन्ने में फैला हुआ है, तो आदमी एक बार देखे तो डर ही जाए। लेकिन ध्यान से देखो श्रवण, पहला पन्ना बैलेंस शीट है, बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा पन्ना उसका नोट्स है। अरे क्वेश्चन तो आधे पन्ने में ही है। सही कह रहा हूं कि नहीं? एक बार सरसरी निगाह से बैलेंस शीट देख लो। ये देखो डेबिट बैलेंस, याद रखना। पता ना डेबिट बैलेंस क्या होता है? पढ़ो। नोट्स टू अकाउंट भी देख ले भाई। अच्छा ये भी देख ले, एरियर है 5 साल के लिए, कंटीजेंट डेबिट बैलेंस। अब तो पुरानी बातें हो गई। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही यार, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। ऐसे में क्या करना चाहिए? रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। शेयर होल्डर की अप्रूवल ली, समरी ये बना, शेयर होल्डर 50 रुपए को कम करके 2.5 रुपए कर लेंगे। समझ रहे हो कितना नुकसान? 95% साफ कर लेंगे, बहुत लॉस हो गया होगा, कैंसिल इतना कर देंगे। और फिर वो तैयार हुए कि 3 इक्विटी शेयर लेंगे फॉर ईच शेयर। जानते हो ये होगा कैश के बदले, क्योंकि अभी बोनस शेयर बांटने का टाइम तो है नहीं। क्या ये वक्त बोनस शेयर बांटने का है बेटा? तो जरूर कैश के बदले लेंगे ताकि बिजनेस में थोड़ा वर्किंग कैपिटल आ जाए। तो जितने भी शेयर हैं देख लेंगे, एक के बदले कितने लेंगे? 3 के, लेकिन कैश में लेंगे। तो एंट्री बताओ, बैंक टू इक्विटी कैपिटल या एप्लीकेशन एप्लीकेशन कैपिटल। पहली एंट्री सबको समझ आई? जी बेटा बोलना। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि उन्होंने एग्री किया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब परचेज करना, 3 शेयर हर एक के बदले। देखो तो पहले कितने शेयर थे? 15,000 गुने 3, बताओ बेटा। ठीक है बेटा जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा कि हम एरियर कैंसिल कर देंगे। बताओ क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं। कंटीजेंट लायबिलिटी उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा हम सर 31 की पार्टी नहीं लेंगे,
मुझे कितना फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मैं कौन सा दे रहा था पार्टी? कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ, इसमें 10% देना पड़ता, 25% देना पड़ता, आधा देना पड़ता, तब बताइए बेटा, बताइए काजल, तब क्या होता? तो लॉस होता। ठीक है, जितना देना पड़ता वो लॉस होता। लेंडर्स टू द कंपनी एग्री टू, नहीं ये पढ़ना है। 50 रुपए उनका शेयर है फॉर 50 रुपीज। 4 प्रिफरेंस शेयर लेंगे, कितने वाले? 10 वाले, 40 रुपए हो गए। और 6 लेंगे 2.5 रुपए वाले। अच्छा, यानी कि 55 लेंगे किसके बदले? 50 के बदले। हमें लॉस होगा इसमें। इक्विटी में फायदा, प्रिफरेंस में नुकसान। नहीं मान रहे होंगे वो। लेंडर 1.5 लाख वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम लोन को शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उनके लिए 12,000 10 रुपए वाले और 12,000 2.5 रुपए वाले करना। बताइए, 12,000 10 वाले तो 20 हो गए, और 12,000 2.5 कितने हो गए? तो 1.5, आई थिंक 1.5 लाख के बदले 1.5 लाख, नो प्रॉफिट नो लॉस। डायरेक्टर एग्री टू सब्सक्राइब कैश न्यू इक्विटी शेयर इन एडिशन टू शेयर सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव। ओके, फॉर द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ शेयर 2 लाख यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय कंपनी। ये क्या है? कि जो कैश रिसीव हुआ है 2 लाख रुपए यूज टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय कंपनी। व्हाट वी मीन बाय दैट? कैश मिला है ना, उससे लोन की पेमेंट। अब वो कैश कहां से आया बता दिया, नहीं बताता तो क्या ही हो जाता। इक्विटी शेयर जो कैंसिल हुआ है उसमें एक तो पीएल राइट ऑफ करेंगे, एक प्लांट करेंगे, और अगर कुछ बैलेंस बच गया इसको 3 नंबर कर दो, तो ट्रेडमार्क और गुडविल है दिया हुआ क्या? कितना है? अब जितना बच गया, मान लो 18 बच गया, 50 बच गया, 1 लाख बच गया, 1.5 लाख, ऐसा एक आया था कंप्यूटर बच गया तो राइट ऑफ करेंगे। याद आया किसी को? जर्नल एंट्री पास करो, बैलेंस शीट बनाओ, नॉमिनल कैपिटल as reduced is to be increased to this much for preference and this much for equity। वो नॉमिनल, वो तो कहाँ आता है, क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट में है। ठीक है, उसकी कोई जेन्युइनिटी नहीं होती। अब बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे शुरू करें? एक लाइन पढ़ के करिए तो जरा खुद से, पहली लाइन देखें आपसे होता है कि नहीं। पहली लाइन, कितने रुपए वाले शेयर है बेटा? 50 वाले। और शेयर कितने हैं? करो तो 15,000 गुने 50 कितना बनता है? 750 बनता है। उसके बदले क्या दिया? बस बताइए रिकंस्ट्रक्शन। चलिए लिखिए तो सब लोग पहली एंट्री। इनका भी मोबाइल मोबाइल मैनिया हो गया बच्चों को आजकल। ऐसा लगता है कि चीफ सेक्रेटरी टू द पीएम है, मोबाइल अटेंशन इज वेरी नेसेसरी। अरे मोबाइल को तो बैग में डालो यार। फिर भी कोई बात, धीरे से मैसेज वैसेज कर लो।
हो गया सबका। चलिए दूसरी, प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं पे करना है, कोई एंट्री होगी बेटा? नहीं पे करना है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन प्रिफरेंस शेयर को दो तरह के शेयर देने हैं, आ जाओ। एंट्री नंबर 2, कौन सी वाली? अच्छा हाँ, ये वाला तो मैं भूल ही गया। बैंक अकाउंट डीआर बताइए बेटा 2। रुक जाओ, मैं ये करने दो। 15,000 शेयर, 3 शेयर, 2.5। क्लास में जिन दोस्तों के साथ बैठी है उनके साथ हमेशा बैठिए। 2-3 लोगों की दोस्ती अच्छी होती है, ज्यादा तो खैर बकवासी है। उसे क्या होता है कि कोई नोट्स हो गया, कुछ बातें हो गई, एक दूसरे से माइंड थोड़ा मिल गया तो थोड़ा अच्छा रहता है। 2-3 लोग दोस्ती कर लीजिए। मैंने देखा था, हम 3 दोस्त थे, तीनों सीए बने। ना बता रहा हूं, क्लास में हम 3 लोग बैठते थे, एक मैं था और मधुबनी के 2 दोस्त थे, एक डीएन झा सर थे और एक अजीत झा जी थे। तो तीनों हम लोग सीए बने। शुरू में उन दोनों ने भी टॉपर्स में थोड़े दिन पढ़ाया, फिर उन्होंने अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अजीत झा जी आजकल पता नहीं लंदन या पता नहीं कहाँ हैं। समय के अनुसार आदमी कहीं कहीं निकल जाता है। मैं लक्ष्मी में रह गया बेरोजगार। तो हाँ, सुनो सुनो, अरे सुनो, तो इस तरह से हम बने तीनों। और तो टाइम नहीं लगा, हम लोग ने चालू किया था 94 में और हम 96 में हो गए, कोई 97 में हो गया, कोई 98 में हो गया। और सीए 3-4 साल में हो जाए तो कोई बुरा थोड़े ना यार। फिर जिस काम को लेके आए थे दिल्ली, हम कहा हमारा हो गया काम, चलो। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ इसमें बच्चे कुछ ज्यादा अलग अलग बैठ रहे हैं, अलग अलग 2-3 लोग एक बेंच को तय कर लीजिए और लगातार बैठिए। मैंने उसको फायदा बताया ना कि पास होते हैं तो 5 के 5, 6 के 6, 8 के 8, 10 के 10। बहुत। एक बार तुमने बताया था अरविंद दुबे सर वाली बैच में, इंटर में जब अरविंद सर पढ़ रहे थे, 4 बच्चों की लाइन से रैंक आई, 4 दोस्त थे, इधर कहीं मुजफ्फरनगर या सहारनपुर से आए थे। एक 2003 जिस साल क्रिस रिलीज हुआ था, पता नहीं कौन साल में रिलीज हुआ था, उस साल मैंने पूरे मतलब बैच को क्रिस पिक्चर दिखाई थी। हम लोगों ने गोलचा पिक्चर और सिनेमॉल 300 बुक किया था लगातार। इंटर में उस समय 2000 के करीब बच्चे थे, तो पूरा ही हम लोगों ने 300 लगातार बुक कर लिया था गोलचा। तो उसमें 4 लड़कियां 5 लड़कियां थी। दे आर फ्रॉम सहारनपुर आई थिंक। मुझे इसलिए याद है कि वो पूरे बंच में पास हुए थे। 2003 की बात रही होगी। चारों लड़कियां आज प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एकदम बढ़िया। चलिए प्रेफरेंस शेयर आई है, देखना प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाला है। 7%, 50 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर। कितना नंबर है यार? तो कितने हो गए? नीचे कहता है एक के बदले 4 प्रेफरेंस देंगे, 5 रुपए वाला। लेकिन वो थोड़ा सस्ते वाला है, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। गुने गुने 10, बोल बेटा। और इक्विटी शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 6 शेयर इंटू 2.5 रुपए। बताओ टैली तो नहीं हो रहा ना बेटा, क्या करें? टेल मी हाउ मच।
हाँ जी बच्चे, हो गया? ये बताना जरा। ये तो हो गया था, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर लोन को कन्वर्ट करने की एंट्री है। आ जाओ। किस तरह का लोन है ये? सीधा लोन है ना? लोन तो ज्यादा है, बट 1.5 लाख के बदले वही 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल। बोल तो बेटा, मजा आ गया। डायरेक्टर ने सब्सक्राइब किया, बोलो सब्सक्राइब करने की एंट्री। बैंक अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर है, ₹2.5 वाले। ₹40,000 लिखा होता तो अलग बात होती। जो कैश आया उससे लोन को पे कर दिए। हे भगवान, इतनी आसान एंट्री, लेकिन लिखा ऐसे है कि कंफ्यूजन हो जाएगा, जबकि है एंट्री बस यही। कितना कैश आया? ₹2 लाख कहाँ आया? आया तो 1 ही लाख। अच्छा, पहले वो आया था ना। चलिए 2 लाख। अब बेटा जो रिडक्शन है, पहला काम तो बिना कहे करना है, PL। कितना? दूसरा काम करना है प्लांट। अब बेटा जल्दी से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के मुझे बैलेंस बताओ। ये कितना आ रहा है बेटा? 486 ना? अलग से बता दो। अब कितना समय लगा? वो लगा 1.5 घंटे, ये हम लोगों ने कर लिया 5 मिनट 7 मिनट। तो स्पीड अपने हाथ में बेटा, लेकिन स्पीड बहुत काम तेज नहीं करना है। समय दो, घर पे समय दो। चलो रिकंस्ट्रक्शन 2, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। कितना बताया आपने? लेकिन इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना? क्या बैलेंस शीट खुद से कर लोगे? आपके लिए होमवर्क है बेटा, करते रहो। 3 4 5 6 सब एग्जाम क्वेश्चन है, 7 बस 7 ही तक है। अभी दिखाते हैं बेटा। ये लो, धन्यवाद। ऑनलाइन बच्चों एकदम लाइन से पढ़ते रहो बेटा, और जो फेस टू फेस वाले हैं कोशिश करें फेस टू फेस लक्ष्मीनगर आके लें, ऑनलाइन नहीं।